हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि संपन्न सीरीज चल रहा है टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए, उसका टेस्ट नंबर 7। तो जो ये टेस्ट नंबर 7 था ये बेसिकली आपका बायोलॉजी से रिलेटेड था। जो भी साइंस वाला पोर्शन था उसमें बायोलॉजी, बॉटनी, टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड था। तो बायोलॉजी प्लस साइंस एंड टेक से रिलेटेड इसमें सवाल आए थे। तो इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अनफिल्टर्ड थॉट करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल होगा। जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है कि जूलॉजी का फादर जो है ये एरिस्टोटल को कहा जाता है। इवन जो एरिस्टोटल थे उनको पॉलिटिकल साइंस का भी फादर कहा जाता है, बायोलॉजी का भी फादर कहा जाता है, और बायोलॉजी के अंदर ही जूलॉजी और बॉटनी एक पार्ट है। लेकिन जो एरिस्टोटल के डिसाइपल थे, जो यहाँ पे आपका नाम मेंशन है ऑप्शन नंबर डी में, लियोफ्रेस्टस, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें वो बताते हैं कि कैसे वो क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, उनके डिफरेंट क्लास को बेस्ड ऑन देयर साइज़, लोकेशन या मोड ऑफ प्रोडक्शन या प्रैक्टिकल यूज़, इस बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो लियोफ्रेस्टस थे ये एरिस्टोटल के डिसाइपल थे और उन्होंने फिर ये डिस्कशन दिया था, क्लासिफाई किया था। बट सबसे पहले अगर फादर कहा जाए तो एरिस्टोटल थे, जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे। और फिर आपको पता ही होगा कि एरिस्टोटल के जो दूसरे शिष्य थे उसमें से एक सिकंदर भी था जो दुनिया को लूटने के लिए चला था, और फिर पोरस से उसकी लड़ाई हुई थी। ये कहानी आपको पता ही होगी। लेकिन अभी बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। और बाकी जो दो ऑप्शन है जैसे कि लेमार्क और ट्रेविरेनस का, तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले यूज़ किए थे 1801 में, ये दो साइंटिस्ट। तो ये चारों साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स। अब अगला सवाल है कि लाइकेन जो है ये एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस चीज़ का। बाकी वो आपको लिखा हुआ है कि लाइकन जो है कैपेबल होता है इनिशिएट करने में, जो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इवन बेयर रॉक में भी वो सब उसके बारे में बताया कि वो फीचर है लाइकन का। बट मेन सवाल ये है कि लाइकन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस चीज़ का। तो ये बहुत ही आसान सवाल है कि जो लाइकन है वो एल्गी और फंजाई का जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं कि एक साइड क्लास और किंगडम है, दूसरे साइड एनिमल दिया हुआ है। तो आप देखिए एम्फीबियन जो है वो फ्रॉग से एसोसिएटेड होगा, तो 3 का 4 और 3 का 4 जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इससे आपका आंसर ही क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए जो है आप बस इसको करके आगे मूव कर सकते हैं। बट एक बार आप इसको पढ़ लीजिए कि जो एनालिडा है उससे अर्थवॉर्म और लीच, जो कि जोंक कहते हैं हम लोग हिंदी में, उससे एसोसिएटेड है। मोलस्का से जो है स्नेल, ऑक्टोपस, सी लेमन, ये सब एसोसिएटेड है। और रेप्टाइल्स जो कि ज़मीन पे रेंग के चलने वाला मैमल्स या एनिमल्स होता है, जैसे कि स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गया, टर्टाइज हो गया, जो कछुआ होता है, छिपकली, घड़ियाल, सांप, ये सब। तो ये रेप्टाइल से रिलेटेड है। तो ये देखा हमने। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, 4 नंबर। ये क्या सही नहीं है। अब कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लोवेंस्काई ने 1863 में। अब आप बताइए क्या बैक्टीरिया को डिस्कवर लोवेंस्काई ने किया था? तो इसका जवाब जो है ये गलत है। बैक्टीरिया का जो खोज है वो लेवन हुक ने किया था 1683 में। बस नाम आपको गलत दे दिया है। बाकी जो सारा स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया जो है सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल सही बात है कि वो सिंगल सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दिया है कि बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फ्यूजन, तो बाइनरी फ्यूजन ही होता है बैक्टीरिया में। उसमें जो है कुछ एसेक्सुअल होता है और कुछ जो होता है सेक्सुअल होता है। तो ये रिप्रोडक्शन का मेथड उसमें बताया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली जो है पहला गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। और इसमें जो है सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको एजोबैक्टर, एजोपाइसरम और जो क्लोरिस्टीडियम है, ये तीनों जो है
इसके वजह से क्या होता है कि जो ये सब जो होता है इसके वजह से मिट्टी में ये सब चीज़ होता है। बैक्टीरिया का जो ये 3 वैरायटी है ये फ्रीली रहता है सॉइल में। क्यों? क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होता है उसमें प्रेजेंस होता है अमोनिया, और अमोनिया के कारण क्या होगा कि उसमें मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगा। इस कारण से जो है बैक्टीरिया ये 3 क्लास में डिवाइड होता है, और ये जो है इसके वजह से सॉइल में फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये हमने देखा। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 5 नंबर जो सवाल है ये पहला दिया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो उसमें एक डिस्टिंक्ट जो है न्यूक्लियस होता है, जो कि उसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो बिल्कुल सही बात है। 2 आपको पता होता है सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो होता है न्यूक्लियस जो है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो मेम्ब्रेन जो है होता है उसका वो एब्सेंट रहता है। बिल्कुल सही बात है कि जो झिल्ली टाइप का होता है उसका केंद्र उसमें एब्सेंट होगा, जो सेंटर है, ठीक है। जबकि और इसी वजह से जो है प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया होता है, बाकी जितना भी चीज़ है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही दिखा है इसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, जो कि मेड ऑफ अ मेम्ब्रेन, जो उसमें वो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और रीज़न क्या दिया है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए जो होता है नहीं मिलता है विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बट ये कहाँ पे मिलेगा आपको? काइटोप्लाज्म में मिलेगा। तो काइटोप्लाज्म में ये देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों सही है और इसका वो एक्सप्लेन भी करता है। अब अगला है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम से पूछ रहा है सवाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। तो आपको सबको पता होगा कि क्या चीज़ रूपांतरित होता है स्टीम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू, पोटैटो, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है कि करेक्टली क्या मैच है। तो जीन दिया है, फादर ऑफ हेरिडेटरी। अब बताइए फादर ऑफ हेरिडेटरी ये क्या जॉनसन होंगे? इसका तो सबको पता होता है कि जो फादर ऑफ हेरिडेटरी है ये आपका मेंडल होते हैं। तो मेंडल वाला जो है ये तो पक्का गलत होगा। 2 पहला और चौथा तो पक्का ही गलत होगा, क्योंकि ये इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो नेमिंग ऑफ क्रोमोजोम है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि ये जो है वर्ल्डायर जो है वो दिए थे इस कॉन्सेप्ट को। तो ये उससे एसोसिएटेड है, बाकी जितना भी है वो गलत दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको बता देते हैं कि जो जीन से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, जीन के लिए आप जॉनसन का नाम लिख सकते हैं कि जॉनसन जो है जीन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। दूसरा आपका आता है फादर ऑफ हेरिडेटरी, तो मेंडल हो गए, क्रोमोजोम हमने देख लिया। अब क्या बचे? जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म है ये किससे एसोसिएटेड होंगे? तो इससे एसोसिएटेड है कोरोलस लीनियस जो है इससे एसोसिएटेड है। तो ये इसका सही मैचिंग हो जाएगा। अभी इसके अलावा आपको सेल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया ये पता होना चाहिए। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल कौन किया था ये आप ज़रूर बताइएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। जो 8वां सवाल है ये लिखा है कि डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा डिजीज़ है जो वायरस से होता है? अब अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन डेंगू जो है वो आम जीवन में देखने को मिलता है, और स्मॉल पॉक्स भी, तो ये दोनों तो पक्का एक तरीके का वायरस है। और यही सही उत्तर भी होगा कि स्मॉल पॉक्स, डेंगू ये सब जो है वायरस होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जो केमिकल नेम है विटामिन B12 का वो क्या है? तो ये बस आपको याद रखने के लिए है कि लास्ट में जिसमें भी मिन लगा होता है वो जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन B12 का। अगर आप भूल भी जाते हैं तो एग्ज़ाम में बस ये मिन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और आपका ये सही बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन जो है ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। एक्वाकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड होगा? एक्वाकल्चर फिशरी से रिलेटेड होगा। 2 का 4 कहीं पे है क्या? सॉरी 2 का A कहीं पे है क्या? तो हमने 50-50 इसमें कर लिया,
ये तो एलिमिनेट हो गया। अब ये बचा 4 और 2 के बीच में हम लोग देखते हैं हॉर्टिकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो ये सबको पता होता है कि वेजिटेबल के ग्रोइंग से होता है, कि वेजिटेबल ग्रो करना है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब आपका बचा एपीकल्चर। एपीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड होगा, जो भी बी कैपिंग से रिलेटेड है वो हो जाएगा, और जो फ्लोरिकल्चर है वो फ्लावर से होगा, कि फ्लोरी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 11वां नंबर अब पूछ रहा है कि क्या होगा अगर जो रिवर वाली मछली है उनको सी में रख दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि फ़िश जो है मर तो जाएगा, लेकिन मरने का कारण क्या होगा, क्या वो ऑस्मोसिस से होगा या एक्समोसिस से होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ़िश तो डाई करेगी, लेकिन ये एक्समोसिस से होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। मूव करते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में ना जाए, क्योंकि फिर बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग कम से कम समय में सारा क्वेश्चन ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। जो अगला सवाल है उसमें बोला जा रहा है कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल क्या होता है। मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें राइबोसोम तो पक्का होगा कि मेम्ब्रेनलेस होता है, और इसमें जो है सेंट्रोसोम भी होगा, ये भी। तो यहाँ पे मोर देन अबव हो जाता है, जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल यहाँ पे पाया जाता है, राइबोसोम में भी और सेंट्रोसोम में भी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो नाइट्रोजन, शुगर और फास्फोरिक एसिड से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो बात है डीएनए का, कि उसमें नाइट्रोजन, शुगर और फास्फोरिक एसिड होगा। लेकिन आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसा है क्या, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, यही तो बात है। यहाँ पे जो है बस ये आरएनए कॉपी करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल वाला बात नहीं होता है। और एक बात आप याद रखिएगा, जो आरएनए है वो जो प्रोटीन के फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो है ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। अभी हमने देखा ये सवाल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, अब बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है किस चीज़ का बना होता है। तो ये किस चीज़ का बना होगा, ये बना होगा प्रोटीन का और लिपिड्स का। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो भी माइक्रोनोडिया जो होता है वो फाउंड नहीं होता है। तो कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जिसमें जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक बार अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको पता होगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है वो आरबीसी नहीं देखने को मिलेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे आपको लीवर सेल देखने को मिलेगा, लीवर सेल हो जाएगा। वहाँ पे आपको मसल सेल देखने को मिल जाएगा, वाइट ब्लड सेल देखने को मिलेगा, लेकिन आरबीसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है नहीं पाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो ये रेड ब्लड सेल को जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो आरबीसी का मेन काम क्या है कि वो कैरी करता है ज़्यादा से ज़्यादा होमोग्लोबिन को, और वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी ऑक्सीजन के थ्रू। और ऑक्सीजन के थ्रू अगर ये काम कर रहा है तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबली जो है अपना काम कर पाएगा, और तब भी जो है इसके पास एनर्जी रहेगा, ठीक है। और ह्यूमन जो बॉडी है उसमें आपको पता होना चाहिए ना न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो आरएनए वाला पार्ट है उसमें, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला सवाल है, अब बोल रहा है कि सेल डिवीजन के कौन सा फेज़ में जो है क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। तो आपको पता है कि सेल डिवीजन का बहुत सारा फेज़ होता है, मेटाफेज़ हो गया, प्रोफेज़ हो गया, एनाफेज़ हो गया और टेलोफेज़ हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है, इस क्वेश्चन से आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, शायद ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा फेज़ होता है सेल डिवीजन का। तो ये 4 फेज़ होता है, और जो सबसे पहला वाला फेज़ होता है मेटा फेज़, वहाँ पे जो होता है जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल भी होगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होगा। तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है।
अब कुछ लोगों को लगेगा कि प्रो फेज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेज़ में ही तो क्रोमोज़ोम जो है बनना शुरू होता है। लेकिन क्रोमोज़ोम जो है प्रो फेज़ में बनना भले शुरू होगा, लेकिन वहाँ पे वो क्लियरली नहीं दिखता है। तो इसी वजह से जो है वो जब अपने फुल रूप में आता है तो वो मेटाफेज़ होता है। प्रो फेज़ में बस वो बनना शुरू होता है, और जब एना फेज़ आता है तो क्रोमोज़ोम जो होता है वो डिवाइड कर जाता है और फिर वो पोल्स की तरफ जो है मूव करने लगता है। ठीक है, और टेलोफेज़ में जो होता है क्रोमोज़ोम फिर से वो डीकंडेंस हो जाता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। अब अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम इन द डिवाइडिंग सेल ऑफ माइटोसिस इज़ हाफ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्रोमोज़ोम नंबर है क्रोमोज़ोम का वो डिवाइडिंग सेल में हाफ होगा। ऐसा है क्या, ये 23 है और उसके बाद इसको कम करने पे जो है ये 12 हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर होता है वो 23 ही होता है, तो हाफ कभी नहीं होगा, वरना फिर तो है नया बॉडी फॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जो यहाँ कैच है, अगला फिर यहाँ पे लाइन दिया है कि द नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम इन डिवाइडिंग सेल ऑफ मायोसिस इज़ इक्वल टू द पेरेंट सेल। लेकिन पेरेंट सेल का तो आधा ही होगा ना, क्योंकि पेरेंट सेल अगर 46 है तो ये फिर 23 में टूटेगा, तो ये फिर ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है पेरेंट सेल का तो इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे हाफ होगा, और डिवाइडिंग सेल का जो है हाफ नहीं पूरा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से इसका जो है आंसर हो जाएगा डी। अब अगला सवाल है कि जो एपिडर्मिस होता है मेड ऑफ लिविंग सेल। नहीं, एपिडर्मिस जो ऊपर वाला होता है लेयर बॉडी का, हाथ का, तो ये जो ऊपर वाला स्किन होता है उसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस, और ये लिविंग सेल नहीं, ये डेड सेल होता है, जबकि डर्मिस जो होता है वो लिविंग सेल होता है। तो यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया गया है और इस वजह से इसका भी आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है कि फाइलम जो है क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि वो जो फूड है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, जो भी प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये सही क्या है। अब आप बताइए कि टेंडन क्या करता है, मसल से बोन को ज्वाइन करता है, यही सही हो जाएगा। बोन टू बोन को कौन ज्वाइन करेगा, वो काम तो लिगामेंट का होगा ना, कि बोन टू बोन को काम कर रहा है तो लिगामेंट ज्वाइन करता है, जबकि एरियोडल जो है ये स्किन टू बोन को ज्वाइन करने का काम करता है। तो ये आप बस तीनों चीज़ को रट लीजिए कि जो एरोलर है वो स्किन टू बोन को करेगा, जबकि टेंडन जो है वो ज्वाइन करता है मसल टू बोन को, और लिगामेंट जो है बोन टू बोन को ज्वाइन करता है। तो ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बोल रहा है कि वॉलेंट्री मसल क्या होता है, ये भी आपको एक बार अगर पता हो गया तो बस पता रहेगा कि नेक को जो है वॉलेंट्री मसल कहा जाता है। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब करेक्ट पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि आरबीसी जो है वो फॉर्म होता है स्पिलन का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है क्या, न्यूक्लियाई होता है? नहीं होता है। अभी पढ़ा था हमने कुछ समय पहले कि ना ही उसमें न्यूक्लियाई होगा और ना ही जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, तो अब अगला ऑप्शन है, तो पहला और दूसरा गलत हो गया, तो मोर देन अबव का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, और यहाँ पे अब एक ही बचता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो बोन कनकेव शेप का होता है, कि ऐसे करके जो है बोन कनकेव ऐसा वाला शेप का होता है। ठीक है, ऐसा वाला शेप का है बना होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अब जो 23 नंबर सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगता है। कि पहला जो लिखा है मोनोसाइट जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है स्पेसिफिक जर्म के अगेंस्ट पे। नहीं, ये सही नहीं है। इसका जो है उल्टा लिख दिया है, जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में है कि जो बी लिग्मोसाइट्स है, लिग्मोफोसाइट्स, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है स्पेसिफिक जर्म्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये गलत दे दिया है इसका। अब दूसरा क्या है कि जो बी लिग्मोफोसाइट्स है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव सेल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, बट ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। अभी तक साइंटिस्ट जो है इसको सही नहीं मानते हैं, तो साइंटिफिकली ऐसा कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रूवन नहीं है। बट कुछ चीज़ ऐसा है जहाँ पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होता है, जैसे कि जो टी सेल है या उसमें जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो आपका टी लिग्मोफोसाइट्स है। लेकिन बाकी सब में ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन क्या है
ये है कि जो मेन फंक्शन है ये टी लिग्नोफोसाइट्स का कि प्रोड्यूस करना एंटीबॉडी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये खुद से जो है अपना कोई एंटीबॉडी बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनका की रोल है कि वो बॉडी का जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा बच जाता है कि जो मेन फंक्शन है ब्लड प्लेटलेट्स का, उसका ये काम है कि जो ब्लीडिंग हो रहा होता है तो उसको स्टॉप करना, ताकि जो कट हो गया है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाए। तो बिल्कुल यही फंक्शन है जो ब्लड प्लेटलेट्स है, जिससे कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो खून बह रहा होता है उसको रोकने के लिए जो है फिर वो मेन काम करा जाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम है, तभी तो खून का वो थक्का बना होता है ना, तो इसके बाद ब्लड आना रुक जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है इसमें लिखा है कि इफ़ अ मदर ब्लड ग्रुप इज़ ए, अब माँ का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है? जाहिर सी बात है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या ए बी होगा, लेकिन ओ का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है कि रिग्रेसिव जीन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। अब आपको पता होगा कि ए जो है डोमिनेंट होता है, बी जो होता है डोमिनेंट होता है, तो बच्चा ओ ही, तो ओ जो है वो रिग्रेसिव जीन होता है, तो ये आपको बस रट लेना है। अब अगला सवाल है कि जो एक्सक्रीशन है एक्सोक्रीन ग्लैंड का, उसको हार्मोन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो एक्सक्रीशन है इंडोजेनिक ग्लैंड का, उसको एंजाइम कहते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है कि जो एक्सोक्रीन ग्लैंड है वो डस्टलेस ग्लैंड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है फिर से इसने बदमाशी किया है कि इसका जो है एक्सोक्रीन ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। अब हार्मोन क्या एक्सो होगा क्या? शरीर के बाहर हार्मोन्स होता है? नहीं ना, शरीर के भीतर होता है, तो जो इंडोक्रीन ग्लैंड होगा वही हार्मोन होगा जो इंडो वाला होगा। तो ये आप याद रखिएगा, इंडो यानी कि शरीर के अंदर जो होता है वो हार्मोन होगा, जो शरीर के बाहर होगा वो एंजाइम होगा। तो जो आपका आंसू निकल रहा होता है वो आपका एंजाइम होता है, तो इसीलिए आंसू ज़्यादा नहीं बहाना चाहिए, जबकि जो हार्मोन है अंदर का फीलिंग है वो इंडोजेनिक होता है। अब एक्सोक्रीन ग्लैंड क्या होगा? वो डस्टलेस होगा? नहीं, जो एक्सोक्रीन है वो डस्टलेस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो इंडो वाला होता है वो डस्टलेस ग्लैंड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। तो अगर आप एक बार अच्छे से याद कर लिए तो आप भूलेंगे नहीं। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? तो एक मास्टर ग्लैंड, तो इसको पक्का कहते हैं, ये पता ही होगा। और ये भी जो है इंडोक्रीन ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी माथे के पास होता है ना, तो ये अंदर ही है आपकी बॉडी के, बाहर तो नहीं है। तो इसी वजह से जो है पहला तो पक्का सही है और तीसरा भी सही है। लेकिन जो लार्जेस्ट ग्लैंड है क्या ह्यूमन बॉडी का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप ये कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है? तो ये पहला और तीसरा सही है, तो मोर देन अबव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? जो बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन है, जो एक से ज़्यादा फंक्शन करता है, तो वो एड्रेनल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि एड्रेनल को जो इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, तो ये जो है स्टिमुलेट करता है ताकि इंक्रीज़ करे जो रेस्पिरेटरी रेट है, या जो डाइजेशन का रेट है, या जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देगा, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर लेगा, जो आँख का पुतली हम लोग वो डायलेट करते हैं उसमें वो चेंजेस लाएगा, और जो गूज बम आता है आपको किसी भी चीज़ को मूवी देखने से या फिल्म देखने, क्रिकेट देखने से, या किसी भी चीज़ से जो गूज बम आता है, उस सब के लिए भी एड्रेनल जिम्मेदार होता है। तो ये बहुत सारा फंक्शन कर रहा होता है बॉडी का हार्मोन से रिलेटेड, जो तो इसी वजह से जो है इसको इमरजेंसी भी कहा जाता है कि ये जो है इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ कि लीवर जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। नहीं नहीं नहीं, जो लीवर होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, और दूसरा है कि जो बाइल जूस है ये जो है सिक्रेटेड होता है गॉल ब्लैडर में। लेकिन इसका सही उत्तर ये नहीं है, जो बाइल जूस है ये सिक्रेटेड होता है लीवर में, लेकिन ये स्टोर करने का जब बारी आता है तब जो है वो गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोर किया जाता है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ
ये पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज जो होता है जब वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोन में, तो इस प्रोसेस को जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन ही है। अब दूसरा है कि जब लीवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है ग्लाइकोन को, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है ये स्टोर और प्रोड्यूस करने का काम करता है लीवर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। अब क्या है, तीसरा कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द बॉडी कंपोनेंट, इसमें क्या होगा कि जो रिजल्ट होता है प्रोटीन ब्रेकडाउन का, तो बॉडी में जो है कंपोनेंट लाइक वाटर, कार्बोहाइड्रेट और अदर नाइट्रोसियस जो सब्सटेंस है, जैसे अल्मोनियम हो गया या यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, ईटीसी, ये सब प्रोड्यूस होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसी सब के कारण जो हम लोग का बॉडी में पेशाब, यूरिनल, ये सब जो है देखने को मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। Which of the following process occurring in the body of living beings is a digestive process? digestive process क्या है? ठीक है, बॉडी का जो ह्यूमन बीइंग है। तो अब इसका ऑप्शन है कि ग्लूकोज जो होता है फैट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोन में कन्वर्ट रहेगा, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का CO2H2O में, और जो है ब्रेक डाउन होगा जो भी प्रोटीन है उसका एमिनो एसिड में। तो ये बिल्कुल सही है कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में जो है वो ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद जो है फिर वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फिर ब्रेक डाउन होगा, और फिर जो है ये हेल्प करेगा एंजाइम को ताकि वो और भी ब्रेक डाउन हो, और फिर जो है जो प्रोटीन एमिनो एसिड में गया और उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर वो डाइजेस्ट होते जाता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो है प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड में। ये आप रट लीजिए, एग्ज़ाम में आया भी है और आने का फिर से चांस है। अब अगला सवाल है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या इंक्लूड होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका छोटी आंत होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो जो डुओडेनम है ये आपका इंक्लूड रहता है इसमें। ठीक है, ये आपको बस याद रख लीजिए। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है जो स्टोमार्च है वो मेन साइट होता है प्रोटीन डाइजेशन का। स्टोमार्च मेन साइट होता है प्रोटीन डाइजेशन का, और सही पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा है कि 30% से जो स्टार्च होता है प्रेजेंट होता है फूड में जब हम लोग डाइजेस्ट करते हैं ओरल कैविटी से। तो जब मुंह पे हम लोग लार्वा से जब कर रहे होते हैं दांत के पास, जब हम चबा चबा के कर रहे हो तो 30% डाइजेशन वहीं पे हो जाता है ओरल कैविटी से। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूसी है, जो जूसी है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में अल्काइन होता है। नहीं, ये जो होता है ये एसिडिक होता है, ना कि जो है अल्काइन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग बहुत आगे हाँ, तो ये जो है एसिडिक होगा ना कि अल्कलाइन होगा। तो इस वजह से अगर हम लोग तीसरा को एलिमिनेट कर देते हैं तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसका देखिए, इसका जो है ये हो जाएगा कि जो एलोवोली प्रोवाइड करता है नेसेसरी सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो है इसका तीसरा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो 34 का जो है सी आप मार्क कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन द पेनिक्रेटिक जूसी। अभी हम लोग देखे थे गैस्ट्रिक वाला, यहाँ पे गैस्ट्रिक वाला देखे थे, यहाँ पे एसिडिक होता है। लेकिन ये जो पेनिक्रेटिक जूसीस है यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ये जो है अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब अल्कलाइन और एसिडिक आपको पता होगा कि जिसका 7 pH वैल्यू है वो पानी होता है, उससे इधर जो है ये एसिड होता है, और इधर जो होता है वो इधर जो होता है वो लिक्विड होता है, इधर जो होता है एसिड होता है। अम्ल और क्षार जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार। तो इधर का जो है एसिड होगा, इधर जो है यह अल्कलाइन होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो
जो पेनिक्रेटिक जूसी है वो जो है वो आपका अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है एमाइले और जो लाइपेज है ये दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो पेनिक्रेटिक जूसी क्या हो गया? आपका जो पेनक्रिया होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला जा रहा है कि जो जो फोटो रिएक्शन होता है, फोटो वेयर डज फोटो रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में फोटो रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो ग्रेना में होता है। बहुत लोगों को लग सकता है स्टोमा में होगा, लेकिन नहीं, ये जो होगा ग्रेमा में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फोटो रेस्पिरेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा? अब रेस्पिरेशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है? अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन आप जब अंदाज़ा लगाइए कि रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये दोनों चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको 38 का फिर बी दिख जाएगा। ठीक है, क्या फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को? तो फोटोसिंथेसिस को क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकता है? फोटोसिंथेसिस को आपको कार्बन डाइऑक्साइड करेगा इफ़ेक्ट, टेम्परेचर रहेगा तभी तो होगा, तब तो सूर्य का जो है वो भोजन बनाने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, H2O रहना चाहिए, ये सारा चीज़ होगा तब जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई पेड़ को फोटोसिंथेसिस करना होता है तो उसको सन के लाइट में रखना पड़ता है। अगर सन के लाइट में है तो वो अपने आप फोटोसिंथेसिस कर लेगा, वो अपना पूरा प्रोसेस कर लेगा। लेकिन जब किसी कमरे में किसी पौधे को रखते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत धीमा होता है, जो लाइट होता है कमरे का, या फिर अंधेरे में तो वो बहुत ना के बराबर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो फ्रूट है वो स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, क्यों? ताकि उसका जो लॉन्गिविटी है वो बना रहे। तो ये क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है उसका घटा देगा। अब जब रेस्पिरेशन धीरे धीरे होगा तो क्या होगा कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस वजह से जो है इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग 40वें सवाल की तरफ। जो फूड का मैच्योरेशन है उसके लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो ये इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका एथिनील। जो एथिनील है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेन हार्मोन रहता है जो फ्रूट के मैच्योरेशन का काम करता है। ठीक है, अब अगला सवाल है। अब देखिए 41 में कह रहा है कि जो होमोफेलिया है वो पुरुष में होता है। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि जो होमोफेलिया होता है वो फीमेल में देखने को मिलता है, ना कि मेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला तो इसलिए गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड येलो। रेड एंड येलो नहीं, रेड एंड ग्रीन होता है जी। ठीक है, तो ये दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ब्लड क्लॉट जो होता है वो क्विकली होता है ड्यू टू होमोफिलिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो यही होता है ना कि अगर आपके हाथ में एक कट लग गया है तो 5 मिनट तक जो है खून बहता रहेगा। तो यहाँ पे क्विकली कैसे होगा? तो यहाँ पे जो है वो बहुत डिले होता है, 5-6 मिनट लग जाता है। अगर थोड़ा सा भी कट लगा है तो खून बहता रहेगा, तो उसके लिए ये सही नहीं है। तो तीनों का तीनों जो है गलत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, 42 नंबर। इसमें कह रहा है कि जो फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि देखने को मिलता है वो लैरिक्स के आगे, जो कंठ का जो आपका ये गला का जो कंठ होता है, यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलता है जो फ्लैट स्ट्रक्चर टाइप से। ठीक है, तो इसको जो है एपिलोग्लोथिस कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि एपिलोग्लोथिस जो है इसको कहा जाता है। अब दूसरा है कि जो वल्बे स्प्लिंचर, ठीक है, जो स्प्लिंटर कह लीजिए, वो देखने को मिलता है आपको बिटवीन जो ओइसोफेग है और जो स्टोमर्च है, जो आपका
ग्रास नली होता है और जो आमाशय होता है स्टोमच, तो इस दोनों के बीच में देखने को मिलता है ये आपका वॉल्व स्प्लिटर। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका लिखा है कि नो टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द ओसोग्राफिस। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये भी सही बात है। तो तीनों का तीनों जो है इसका सही उत्तर है। तो आपका इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट, 43 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है, जो एरोबिक वाला होता है, जो एरोबिक है उसमें एक साइड आपका साइटोप्लाज्म भी होता है और दूसरी साइड जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन पक्का ही गलत है। अब दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म मेजर रोल प्ले करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ वहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, जिस वजह से जो है उसको एनर्जी भी कम मिलता है। तो अगर बात किया जाए एनर्जी का रिलीज़ करने का जो होता है, तो एनोबिक रेस्पिरेशन में वो कम होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। अराउंड 686 के आसपास जो है ये एरोबिक में एनर्जी रिलीज़ होगा, जबकि जो एनारोबिक है उसमें मात्र 54 कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज़ होता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगा एरोबिक वाले में, जबकि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट रहता है एनारोबिक में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब अगला ऑप्शन ये है कि जो दूसरा तो पक्का सही है, फिर भी हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक में। अभी बताया कि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जबकि एनारोबिक में कम रिलीज होगा एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ओनली बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है कि जो प्रोसेस है ऑफ ग्लाइकोनोसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो बिल्कुल सही बात है ये कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो जितना भी प्रोसेस है जो क्रेब साइकिल से रिलेटेड है वो जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है ये भी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों जो है सही है, इसलिए इनकरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रक्रिया है वो आपको जो है साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्या फॉर्म नहीं होता है जब भी फूड जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज में प्रेजेंट होते हैं, जब भी वो ऑक्सीजन के टाइम पे जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होगा, जो मेनली सांस लेने का जो प्रोसेस है वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, लेकिन जो आपका फूड सब्सटेंस है, जो खाने का जो सब्सटेंस है, उसके ऑक्सीकरण के कारण क्या प्रोड्यूस नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मेनली जो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन है तो वहाँ पे क्यों नहीं होगा, लेकिन ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। जब भी आप जो है सांस लेने का प्रोसेस है और उस समय जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीकरण के कारण जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि जब पर्सन जो है वो वर्क करता है और जब वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस होता है मसल में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल, तो जो प्यूबिक एसिड होता है वो किस चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका बहुत ही इजी सवाल है और इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। ब्लड प्रेशर जो होता है अब वो आर्टरीज में जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन। बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर भी होगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो पहले में मिल गया आपको। फिर भी आप दूसरा देख लीजिए कि जो वॉल ऑफ वेन होता है वो थिकर होता है जो आर्टरीज होता है उससे, बिल्कुल भी नहीं। और जो यहाँ पे देयर इज़ अ नो वॉल्वे फाउंड इन द वेन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आर्टरी होता है वो कंटेन करता है इम्प्योर ब्लड, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस सवाल को देखिए, अगर आप
पूरा पेपर दे रहे थे और अभी तक आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इस सवाल का जवाब नहीं भी आता है, बट सेकंड स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिस्कवर किया था ल्यू हॉक ने। अब ल्यू हॉक क्या चीज़ का डिस्कवर किए थे पहले क्वेश्चन में आ चुका है, अगर वो आपको पता होगा तो दूसरा स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कीजिएगा और 2 जब एलिमिनेट होता है तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है 3। तो ये जो है आप एलिमिनेशन से भी इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, बट स्टिल आप पढ़ लीजिए कि जो हार्ट होता है वो सराउंडेड होता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है जिसको कि पेरिकार्डियम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिस्कवर किया था विलियम हार्बरी ने। विलियम हार्बरी जो है वो इसको डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो ऑप्शन है कि जो पोटेशियम है वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। बिल्कुल सही बात है कि जो पोटेशियम है वही नेसेसरी होता है टू कंट्रोल द हार्ट बीट। तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जो हम लोग का बॉडी का नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो 120 होता है। 120/80 हम लोग देखते हैं, तो 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में सही क्या है। अब देखिए बोल रहा है कि अब बोन होता है बॉडी में, हम लोग को पता होगा कि बोन है, बोन जो है स्ट्रांग होता है, ठीक है, और कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कार्टिलेज जो होता है या तो सेमी सॉलिड होगा फ्लेक्सिबल होगा। बिल्कुल सही बात है। अब सेल जो होता है कार्टिलेज का उसको जो है क्रोंडोसाइट्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा जो है ये लिखा है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्केलेटन जो है वो बने होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज से। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है आपको बस लर्न करने के लिए दिया गया है ताकि आप इस तीनों को लर्न कर ले, ये सही बात है। तो डिफरेंस जो है बोन और कार्टिलेज में ये भी पता होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब हम 50 क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से इसको वाइंड अप करने का, और जहाँ पे ज़रूरी होगा कि हम लोग डिस्कस करें वो करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, तो ये बहुत ही ईजी सवाल है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि जो एपिनफ्रिन है वो क्या होता है। तो एपिनफ्रिन जो है जब किसी इंसान का जो हार्ट बीट है वो काम नहीं करता है तो उस एपिफ्रिन के माध्यम से जो है उसको फिर से जो है रीस्टार्ट करने का काम किया जाता है। तो सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा कि हेल्प करता है रीस्टार्ट करने में हार्ट बीट को अगर ये स्टॉप हो जाता है सडनली। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि ऑर्गन्स है वो किस किस चीज़ में एमिशन में काम करता है। अगर ये आपको नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए कि जो स्किन है वो सोडियम क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। तो 1 का सेकंड, और अगर 1 का सेकंड करते हैं तो इससे क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल इसके तो हमारा आंसर ही बन जा रहा है, जो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बस मैच कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक। अब क्या होगा जब ह्यूमन ब्लड ही एसिडिक हो जाता है। अगर ह्यूमन ब्लड अगर एसिडिक हो जा रहा है तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ जो हीमोग्लोबिन का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में एसिड जमा हो गया है तो वो स्मूथली जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो ब्लड जो है पास नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए डिक्रीज़ हो जाएगा जो हीमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन का, जो कि आरबीसी के द्वारा होता है। तो अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि जो नेफ्रॉन है फंक्शनिंग यूनिट है लंग्स का, नहीं, ये जो है किडनी का है ना कि लंग्स का। अब अगला पूछ रहा है कि उसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कि हम लोग ग्लोमेरुलर कहते हैं। तो ग्लोमेरुलर जो है एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जो कि बना होता है एफेरेंट और एफेरेंट का। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ये 2 चीज़ का बना होता है। अब पहला वाला जो होता है जो एफेरेंट होता है, जो आर्टिलर होता है जिसको कि हिंदी में धमनिका कहते हैं, तो जो कि रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को। तो जो इस पहला वाला जो आर्टिलर होता है वो कैरी करता है ब्लड को टू ग्लैमरुलर में। तो जो ग्लैमरुलर है वहाँ पे पहला वाला आर्टिलर जो है वो कैरी करता है ब्लड को, तो इसी को कहा जाता है एफेरेंट। और दूसरा वाला जो है वो कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम ग्लैमरुलर, तो उसको कहा जाता है एफेरेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला में जो हो रहा है तो वो एफेरेंट है, और जब कलेक्ट कर रहा है जो
ब्लड को एफरेंट्स ग्लोमेरुलर से, तो उसको जो है एफिरेंट कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का जो ब्लड का ह्यूमन बॉडी में होता है? तो ये तो बहुत ही ईजी सवाल है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको डायलिसिस कहते हैं, कि डायलिसिस के थ्रू जो है जो भी इम्प्योर ब्लड है उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका हो गया आपका सही उत्तर ए। अब आगे पूछा जा रहा है कि जो क्रेब हेनलेटिस साइकिल होता है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है या इसका यूज़ क्या है? तो आपको अगर पता भी हुआ कि क्रैब हेंसलेट जो साइकिल है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अगर ये लीवर आपको पता है तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, कि ये यूज़ होता है जो यूरिया सिंथेसिस होता है लीवर में, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब अगला सवाल है एजर्सन रीजन वाला। सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो फील्ड होता है बिटवीन मेनिंग्स और ब्रेन के बीच में। ठीक है, पहला ऑप्शन ये एजर्शन में दिया गया है, और दूसरा कहा है जो फ्लूइड है वो हेल्प करता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके ब्रेन को फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो है दोनों ही ऑप्शन सही है, कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये इस जो फील होता है इसमें मेलिंग्स और ब्रेन के बीच में ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हेल्प करता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से। तो इसका सही जवाब पहला है। अब फिर आपको दे दिया है कि ब्रेन का कुछ पार्ट है और उसका क्या वर्किंग है, तो इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले सेरिबम जो है किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो सेरिबम जो होता है वो कंट्रोल करता है ताकि हम लोग लर्निंग, थिंकिंग, वॉलंटरी एक्शन कर सके। तो अगर पहला का 4 है, हम लोग क्या कुछ कर पा रहे हैं? 50-50 कर लिए। बी और डी के बीच में अब हम लोग देखेंगे। तो अगला है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ये आपको पता होगा। और तीसरा जो है जो सेरिबेलम है ये किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो ये हेल्प करेगा जो आपका हार्ट बीट जो होता है जो बहुत स्पीड में होता है, या फिर जो डाइजेशन का हुआ उसमें हेल्प करता है। तो अगर आप देखिए पहला का 4, दूसरा का 2 और तीसरा का जो है फर्स्ट, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस हिसाब से जो है ये आप अपना देख सकते हैं। और बाकी जो मेडुला ऑब्लोगेटा है वो बॉडी को एक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये आप बस रट लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप गलती ना कीजिएगा। अब पूछा जा रहा है कि क्या सही है। फिर से ये मोर देन अबव वाला देने लगा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में रखना है कि इजी क्वेश्चन के साथ हार्ड क्वेश्चन भी आप जान सकें। तो पहला पूछा है कि जो फंक्शन होता है स्पाइनल कोड का वो होता है टू कंट्रोल और कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि जो स्पाइनल कोड होता है एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन और वेरियस नर्व थ्रू आउट द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा बोल रहा है कि जो स्पाइनल कोड होता है वो सराउंडेड होता है मीनिंग्स फ्रॉम ऑल साइड, जो मीनिंग से है हर साइड से वो सराउंडेड होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो है सारा का सारा सही है और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगला सवाल की तरफ, जो एजर्सन रीजन से ही एसोसिएटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट क्रैनिकल नर्व होता है ह्यूमन में वो जो है उसको ट्रॉकियल कहते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है, और जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको ट्राइजेमियन कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो इसका जो रीज़न है वो दिया है कि 31 पेयर होता है स्पाइनल नर्व्स में। जो ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइनल नर्व्स होता है उसमें 31 पेयर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई भी ऐसे नाता नहीं देखने को मिलता है कि स्मॉलेस्ट क्रैनिकल नर्व जो है वो ट्रॉनियर है और जो सबसे बड़ा है ट्राइजीनियम है, लेकिन इस स्पाइनल नर्व से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि क्या रिलेटेड नहीं है रेटिना से। अब आपको पता होगा कि आँख से रिलेटेड है रेटिना। तो जब भी आपका देखने के बारे में बात होगा कि सीइंग इन द डिम लाइट, तो वो जो बिल्कुल सही है कि आप जो है रेटिना की मदद से ही डिम लाइट में भी देख सकते हैं, वो फंक्शन करता है उसमें।
और दूसरा जो है जो कोन होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है कलर में, कि जो रेटिना के बीच में जो वो कोन होता है, अगर आपका ये रेटिना है जिसमें जो कोन है, इसी की वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हर एक अलग अलग लाइट के बीच में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा जो है इमेज होता है फॉर्म रेटिना में, वो रियल होता है लेकिन इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग देखते हैं इमेज, वो किसी भी इंसान का रियल तो लगता है लेकिन वो उल्टा होता है, इसलिए जो कैमरा में देखते हैं हम लोग फिर वो भी वैसे ही बनता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, जब 3 सही हो गया तो चौथा तो पक्का है कि गलत होगा। जो फोबिया है वो लार्ज नंबर ऑफ कोन होता है जो कि कंडेंस्ड होता है, लेकिन इंटरनल वर्जन जो है लोअर नहीं मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसका जो ये ऑप्शन है ये आपका गलत है, चौथा। ये आपको पता होना चाहिए। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। सही पूछा जा रहा है, ठीक है। जो स्टीपीज़ है, लार्जेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी में। नहीं नहीं नहीं, लार्जेस्ट क्या होगा? फीमर होगा। फीमर सबसे लार्जेस्ट होता है। और अगले ऑप्शन में दिया है कि फीमर जो है सबसे छोटा होता है। ऐसा है क्या? नहीं। तो पहला दूसरा तो पक्का गलत हो गया। अब तीसरा दिया है कि जो मेलिनस होता है या इनकास जो होता है वो जो है नैरो बोन होता है। तब ऐसा है क्या? नहीं, ये दोनों नैरो बोन नहीं होते हैं, इतना तो पक्का पता होगा आपको। और चौथा जो है ये दिया है, ये तो सही स्टेटमेंट है कि जो यूस्टेशियन होता है, यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है, वो एक तरीके से जो आँख होता है, कान होता है, उस पर दोनों साइड से इक्वल प्रेशर डालता है दोनों तरफ, ताकि जो टिम्पनिक मेम्ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो कान में यूटेशियन जो ट्यूब होता है उसके वजह से जो है दोनों साइड इक्वल प्रेशर पड़ता है, और इस वजह से जो है हम लोग दोनों कान से सही सही सुन पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 64 नंबर, लिविंग प्लांट से रिलेटेड क्या नहीं है, जो लिविंग प्लांट के ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि जो 80 से 90% ट्रांसपीरेशन है वो स्टोमाटा से प्रेजेंट होता है, जो लीफ सरफेस में जाता है। ये 80 to 90% नहीं, ये 95% तक होता है। और जो 5% बचा है वो जो है बाकी बचा प्लांट का जो पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट में वो जाता है। तो इससे जो है आपका पहला वाला तो पक्का गलत हो गया। अब दूसरा में 3 से 9% है, तो ये डाटा के हिसाब से जो है सारा ऑप्शन गलत हो जाता है। बस आपको इस पे पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपीरेशन है उसमें 95% जो वाटर है वो ऑब्जर्व किया जाता है जो भी रूट है उसके द्वारा, और जो 5% है वो बाकी पार्ट में जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। 95 रूट में जाएगा, 5% जो है बाकी प्लांट के पार्ट में जाता है। तो इस वजह से इसका जो है कोई भी जो ऑप्शन है सही नहीं है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि इन द रेड लाइट स्टोमाटा ओपन द मोस्ट। सही बात है कि जो रेड लाइट होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो खुला रहेगा, जबकि जो ग्रीन लाइट है वहाँ पे स्टोमाटा सबसे कम खुला रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो ट्रांसपीरेशन रेट है इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, नहीं, डिक्रीज जब होगा ट्रांसपीरेशन रेट तब इंक्रीज होता है ह्यूमिडिटी। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंक्रीज हाइट विद डिक्रीज, जब हाइट ऊपर बढ़ेगा तब जो है ह्यूमिडिटी कम होता है। तो वैसा ही यहाँ पे है कि ट्रांसपीरेशन रेट जब डिक्रीज़ करेगा तब जो है ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो दूसरा ऑप्शन पक्का ही पक्का गलत है। अब तीसरा क्या है? जब हाइयर स्पीड होगा एयर का तब ट्रांसपीरेशन जो होता है वो होता है, जब हाइयर स्पीड होगा एयर का तब इंक्रीज़ होगा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि जब ट्रांसपीरेशन इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो जो लाइट उधर से आ रहा है उसका भी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होगा। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो इससे भी आंसर निकल जाएगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो इस वजह से इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता आप इसको रट लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से। अगला सवाल है 66, क्या सही नहीं है? ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी को, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल जो होता है कंटेन करता है मैग्नीशियम को, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो वुडी स्ट्रीम में होगा। वुडी स्ट्रीम में क्यों होगा भाई? वो तो जो भी प्लांट का पत्ता होता है उसमें हो जाएगा ना, वुडी वाला स्ट्रीम ज़रूरी नहीं है। तो ये बोल के जो है मेनली
वो गलत कर दिया, तो तीसरा ऑप्शन जो है पक्का गलत है। और चौथा पूछा है मोर देन अबव, पहला दूसरा तो पक्का सही है कि क्लोरोफिल जो होता है वो ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी को, तो चौथा को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए थे। तो आपको बस अगर लॉजिक से करते तो इसका आंसर निकल जाता। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। पूछा जा रहा है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है प्लांट्स के लिए। तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि NPK, तो ये अगर रट लिए हैं तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा, पहला वाला सही है। अब पूछा जा रहा है कि सही क्या है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टीमन है वो होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नहीं, स्टीमन जो होता है वो मेल का होता है, जबकि जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल का होता है। तो पहला दूसरा तो पक्का गलत है, तीसरा तो डेफिनेशन ही दे दिया है, तो तीसरा जो है वो सही हो जाएगा कि पॉलिनेशन का जो है डेफिनेशन ही दे दिया है, तो वो सही होगा अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो। और चौथा दे रहा है स्टीमन जो है होता है आर नॉट फाउंड इन एंड्रोशियम, वो एंड्रोशियम में ही तो होता है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, 69 क्वेश्चन नंबर। पूछा जा रहा है कि यूटिकुलेरिया होता क्या है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि जो ये है इंटेक्सियस प्लांट है, कि जो कीटाणु वाला जो प्लांट होता है वो उससे एसोसिएटेड है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि मैच द फॉलोइंग है। एक साइड फ्रूट है, एक साइड जो है उसका एडिबेटिक जो एडिबल पार्ट है वो दिया हुआ है। अगर आपको नहीं भी पता है बट आप एक गैस ले सकते हैं कि गाबा जो है वो फ्रूट से तो एसोसिएटेड होगा, जो उसमें फ्रूट होता है और जो बीज होता है ये सब एसोसिएटेड होता है। पहला का अगर 2 करते हैं और इससे आपका आंसर ही आ जाएगा कि 70 का जो है वो फिर बी हो जाएगा। बाकी आपको जानने का भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ कि जो एक बुक है फिलोसफिक जूलोसिस जो किताब है वो किसने लिखा है। तो ये किताब जो है लेमार्क ने लिखा है, बहुत ही फेमस किताब है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको बस ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही क्या है। और जो लेटरल मेरिस्टिम होता है इसमें क्या होता है कि उसके वजह से जो है थिकनेस होता है स्टीम में, और जो रूट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है प्लांट में। तो ये जो है इस वजह से इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बस आप इसको रट लीजिए। बाकी जो है अगर आप देखिए तो जो एपिरल होता है वो एपिकल जो है वो प्राइमरी स्टेज होगा, जो आपका लेटरल होता है वो आपका सेकेंडरी स्टेज होता है। यहीं पे जो है अब क्वेश्चन में आंसर आया है। और तीसरा जो है जो इंटरकैलरी होता है वो आपका टर्सरी फेज होता है। जो एपिकल का जो पार्ट बच गया है वो सब जो है इंटरकैलरी में यूज़ होता है, उसको जो है एज अ परमानेंट टिश्यू के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। बाकी जो इस क्वेश्चन का दरकार है वो आप रट लीजिए, इतना इनफ है, इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट था तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछा गया है। अब अगला सवाल है कि जो गोल्डन राइस है किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि अच्छा चाइना से एसोसिएटेड हो सकता है क्या, या येलो राइस से होगा। नहीं, इसका सही आंसर है तीसरा, जो ट्रांसजेनिक राइस होता है उसका वेराइटी है तो उससे एसोसिएटेड है, 73 का सी। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब एपिडर्मल टिश्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वो आउटर लेयर होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है आउटर इनर दोनों दिया हुआ है, तो पहला तो पक्का गलत हो जाएगा। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्ट करता है टिश्यू और ऑर्गन्स को, ये बात सही लग रहा है। और तीसरा जो है लिखा है कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो बॉडी के हर पार्ट में होता है जो कि टिश्यू का बना होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है सही लग रहा है। तो दूसरा तीसरा दोनों सही लग रहा है इसका। इस सवाल का जो आंसर है ये थोड़ा डाउट में है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा 74 का। ये अभी मुझे नहीं पता है इसका आंसर सही में क्या होगा। अब 75 में बोल रहा है कि क्लोव जो है वो स्टिग्मा होता है प्लांट का। नहीं नहीं नहीं, वो जो होता है फ्लावर बर्ड होता है, ठीक है। तो वो पहला तो पक्का ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया है कि जो सेफ्रॉन प्राइज़ है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। अभी बताया कि जो क्लोव होता है वो उससे होता है, तो ये जो है आगे पीछे कर दिया गया ऑप्शन। जो स्टिग्मा पार्ट होता है वो सेफ्रॉन से रिलेटेड है, तो पहला दूसरा तो पक्का गलत है। तो बचा 3 और 4, तो 3 और 4 ही जो है
ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है, बिना पढ़े भी जो है आप उसको मार्क कर सकते हैं, बट एक बार आप उसको देख लीजिए। तो 75 का जो है 3 और 4 हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। 76 नंबर, एक साइड प्लांट डिजीज़ है और दूसरे साइड जो है वो डेफिकेसी का जो है एलिमेंट दिया है कि कारण क्या होता है, कमी क्या होता है। तो खरीफ डिजीज़ जो होता है राइस में क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो है जिंक का कमी होता है। तो पहला का 2 है क्या, इसी से आपका काम बन जाता है 76 का बी। बाकी आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपका टेस्ट सीरीज का डिवीज़न है तो आपको पढ़ना चाहिए। बाकी दूसरा का जो है जो ब्लैक हर्ट डिजीज़ होता है पोटैटो में, किस चीज़ की कमी से होता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टोरेज, तो वो हुआ दूसरा का ए। अब तीसरा है कि जो मार्स डिजीज़ होता है पी में, जो मटर में मार्स वाला डिजीज़ होता है वो किस कारण से होता है, तो तीसरा का जो है वो मैग्नीशियम की कमी से होगा। और जो कैविटी देखने को मिलता है कैरेट में, तो कैरेट तो कैल्शियम से एसोसिएटेड होता है, तो ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर बी हो जाता है 76 का। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ कि जो क्लोरोप्लास्ट है उससे रिलेटेड पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यही जो है क्वेश्चन गलत करवा देता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक्सेप्शन है और इसीलिए ये एक सवाल बन के आया है कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। इसमें बिल्कुल सही बात है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है और इसका जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम जो है वो भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आज इनकरेक्ट पूछा था, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो ये बहुत ही एक्सेप्शन एग्जाम्पल है, आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है टिश्यू, उसका मेन फंक्शन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रोवाइड करता है जो भी मैकेनिकल सपोर्ट है इस चीज़ को। तो ये इसका इजी क्वेश्चन था। अब लिगामेंट जो है किस चीज़ को, कौन सा टिश्यू को कनेक्ट करता है, अभी सबसे शुरू में हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोन टू बोन, सी सही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कम अंडर द माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर में क्या आएगा, ये बहुत ही इजी सवाल हो जाता है फिर से। तो ये जो है नाइट्रोजन हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या फंक्शन नहीं होगा, जो प्रोटीन का काम होगा कि रिपेयर करना बॉडी का जो टिश्यू है, जो भी हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करना, जो भी एंजाइम है उसका एक्शन लेना। लेकिन जो स्टोरेज का काम है जेनेटिक कोड का, वो करेगा क्या, तो वो तो बिल्कुल इसका काम नहीं होगा। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है प्रोटीन का। अब आगे मूव करते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कम आउट फ्रॉम विच पार्ट, कौन से पार्ट से जो है हार्ट का वो बाहर आता है। 82 का ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है लेफ़्ट वेंटिकल से जो है ये बाहर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल है 83 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 83 का जो है सही आंसर हो जाएगा वॉलेंट्री एक्शन पे जो है ये काम करता है, ठीक है। ये बस इजी सब क्वेश्चन है, वन लाइनर है, ये आपको रट लेना है कि सेरिब्रम जो है मेनली कंट्रोल होता है, जो फंक्शन है सेरिब्रम का वो मेनली कंट्रोल होता है किसके द्वारा, तो ये वॉलेंट्री एक्शन के द्वारा होता है। ऐसे आपको बस ये सब रट लेना है। इंडिया का पहला क्लोन्ड काउ क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गंगा जो है इसका नाम था, पहला इंडिया का क्लोन्ड काउ, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डिटरमाइंड होता है किस चीज़ के द्वारा, ये किसके द्वारा डिटरमाइन होगा, जो ऑर्डर होता है जो बेस पेयर का डीएनए का स्टैंड में, उसके द्वारा ही जो है ये डिसाइड होता है। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि इस फॉलोइंग स्टेटमेंट है क्या सही है। करंट अफेयर से एसोसिएटेड क्वेश्चन है और साइंस टेक वाला क्वेश्चन आ गया। अब तक हम लोग बायोलॉजी और बॉटनी वाला क्वेश्चन देख रहे थे, अब टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आ जा रहा है। पहला है कि द यूज़ ऑफ रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी विल इनेबल, जो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है वो जो है इन्हांस करेगा जो कॉस्ट है वेरियस स्पेस मिशन का। कि इंडिया का यही है कि साइकिलिक
काम करे कि एक बार इसको यूज़ कर लिए फिर से उसको रीयूज़ में लाना है। तो ये इंडिया का जो कॉस्ट है उसको कम करेगा और स्पेस मिशन के लिए अच्छा होने वाला है। तो बिल्कुल, क्या ये सही बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होने लगा कि रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी करते रहें, तो इन्हांस करेगा कॉस्ट या फिर ये कम करेगा कॉस्ट को? कॉस्ट को तो कम करेगा ना ये, कि आपको एक ही बार जो है आप अपना पूंजी लगा रहे हैं और फिर जो है वो काम करके दे रहा है। बार बार तो आपको रिपेयर नहीं करना पड़ा, तो इन्हांस नहीं करेगा, कम कर रहा है आपका कॉस्ट को। अब दूसरा है कि डीआरडीओ अचीव कर लिया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, कि वो पुष्पक को जो है 22 मार्च 2024 को जो है रीयूज वो RLB जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसके थ्रू लॉन्च किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, 22 मार्च 2024 को ये नहीं किया गया था। तो इसलिए जो है ये भी गलत हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो दोनों का दोनों जो है इनकरेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब आप पूछिएगा कि ये जो पुष्पक है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका इसरो के जगह, DRDO की जगह इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। ISRO, इसरो और DRDO में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये जो है इस वजह से गलत हो जाता है कि DRDO नहीं इसरो किया था इसको, और वो कॉस्ट जो है इन्हांस नहीं कम कर रहा है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, 87 नंबर। अब बोल रहा है कि जो आदित्य L1 है इंडिया का पहला मिशन है जो कि ऑब्जर्व किया है कोरोना सन का और मून का भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोरोना और मून का नहीं था। ये जो आउटर स्पेस था सन का वो देखना था, और जो मून है उससे इसका कोई भी संबंध नहीं था। तो दूसरा तो गलत है। सन का जो कोरोना है उससे रिलेटेड था, जो एटमॉस्फेयर था आउटर एटमॉस्फेयर उससे रिलेटेड था। और जो कि इसका काम क्या था, जो लेवरेज पॉइंट था, वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन पोर्शन, ये भी सही नहीं है। तो दोनों जो है इसका गलत हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्वल होता है, तो ये कंजम्पशन को जो है डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो दोनों जो है इसका गलत हो जाता है। करंट अफेयर बेस्ड है, आपको बस पता होना चाहिए। अब 88 में जो है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है और डेवलप किया गया था। ये इसरो के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया था और इसरो जो है इसको बनाया था। लेकिन 2007 की जगह जो है ये 2006 में हुआ था। तो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 88 में, तो इनकरेक्ट जो है पहला ही वाला हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी दोनों जो है वो सही है, तो आप उसको बस पढ़ लीजिएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो GPS टेक्नोलॉजी है किस एरिया में यूज़ किया जा सकता है। तो भाई मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में भी यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग ऑपरेशन में भी किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और जो पावर ग्रिड को कंट्रोल करने में किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा एरिया क्यों होगा जहाँ पे ये नहीं किया जाएगा? तो इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। सारे एरिया में जो है GPS का यूज़ किया जाना है। अब जो ये 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है कि 1 जनवरी 2025 को जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्च किया था 6G अलायंस। तो ये जो है बहुत पहले हो गया था, ये जून 2023 में ही जो चीज़ है ये हो गया था। ये अभी रिसेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो 6G टेक्नोलॉजी है वो आने में भी बहुत टाइम है। तो पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। और दूसरा जो है पक्का सही है कि जो सक्सेसर होगा 5G का, जो ऑफ़र करेगा कि 100 टाइम फास्टर स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी और हाई रिलायबिलिटी और स्टेबल कनेक्टिविटी, ये सब 6G का फीचर होने वाला है। तो दूसरा तो पक्का सही है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट नहीं है। अब इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आता है, बट आप गैस कीजिए कि सरफेस वेब जो है इंक्लूड करेगा जितना भी मोबाइल है, मोबाइल डिवाइस दैट आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आप अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं कि सही नहीं है, तो आपका जो है आंसर निकल जाता है। वही पहला आपका आंसर निकल गया और यही जो है गलत स्टेटमेंट है। सरफेस वेब जो है एक तरीके का, अगर आप बात करें कि विजिबल और इंडेक्स्ड पार्ट होता है इंटरनेट का, जो कि एक्सेसिबल होता है थ्रू द सर्च इंजन
जैसे कि गूगल हो गया, बिंज हो गया, या याहू पहले आता था, इस सब के थ्रू। और जो एक्सेसिबिलिटी होता है इसका, ये फ्रीली एक्सेसिबल होता है पब्लिक के लिए। तो हम लोग गूगल यूज़ करते हैं या याहू यूज़ करते थे, ये क्या हम लोग को सर्विस देना पड़ता था, इसके लिए पैसा देना पड़ता था, चार्ज करना पड़ता था कोई भी सर्विस लेने के लिए? नहीं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये जो है, ये इसका सही आंसर पहला वाला हो गया कि इनकरेक्ट जो है पहला वाला था। अब मूव करते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है सही क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो है सही बात ये है कि ये डिलीवर करता है जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्स है, सच एज़ जो सर्वर हो गया या स्टोरेज हो गया, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, और जो एप्लीकेशन होता है इंटरनेट पे, ये सब जो है इस चीज़ का काम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। तो इसलिए 92 का जो है ए सही हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वो पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि ये न्यू तरीके का डाटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि सिक्योर होता है बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब पहला स्टेटमेंट में ये बात बोल रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी को ये सपोर्ट नहीं करता है। बताइए, तो दूसरा ऑप्शन तो पक्का गलत हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब इसका पार्ट है और उसी के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र करता है कोई भी डाटा जो डिजिटल प्लेट पे होता है और सिक्योर होता है। तो दूसरा जो है गलत यहाँ पे दिया गया है, सपोर्ट करता है वहाँ पे। और तीसरा तो अगर आप 3 को एलिमिनेट कर दिए तो अब आपके पास बचता है 1 या 2। तो 1 तो पक्का सही है, यानी कि 1 और 3 का जो है ऑप्शन आपके पास अब बच गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। जो बिटकॉइन है या अर्थ, ये सब जो है क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है। तो 93 का सी। अब पूछा है कि जो ransomware example है, is an example of dash that is deliberately designed to cause harm to the computer और सर्वर और जो भी क्लाइंट होते हैं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं सबके लिए। तो जो मालवेयर होता है ये जो है इसके लिए किया गया है। ransomware का एग्जांपल है मालवेयर, जो कि ये डिलीवर करते हैं जो जो हार्म कंप्यूटर हो गया या सर्वर क्लाइंट, ये सब के लिए डिज़ाइंड है, ताकि जो भी सिक्योरिटी का मसला हो जाता है साइबर अटैक से, जब तक इसको जो है एक्सेस नहीं किया जा पाएगा तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। तो डाटा को जो है सिक्योरिटी ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जांपल हो गया मालवेयर, जो कि ransomware का एग्जांपल है। 95 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि S-400 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो S-400 जो है एक तरीके का वेपन था, हम लोग को मिसाइल था, हम लोग को पता है, ट्रैक करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है आर्टक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, और जो भी क्रूज़ मिसाइल है और जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके लिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आपको S-400 के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि इस बार उसका इस्तेमाल हुआ है, तो करंट अफेयर्स से सवाल बन सकते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज में भी ये पूछा गया है। अब पूछा जा रहा है कि जेमिनी जो है किसका AI है। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है कि ये जो है गूगल का AI है। तो गूगल का AI जो है वो जेमिनी है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि इस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो प्रोवाइड कराता है लीगल राइट इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उनका क्रिएशन या इनोवेटिव वर्क है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। और जो पेटेंट प्रोटेक्शन होता है जो टेरिटोरियल राइट का, और जो कि मेनली जो उस टेरिटरी में हो रहा है इंडिया में, उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे कोई भी ग्लोबल पेटेंट का जो है बात नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया का पेटेंट का ही बात होगा, या ग्लोबल पेटेंट वाला कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए दोनों जो है सही स्टेटमेंट है। 96 का, सॉरी 97 का जो है सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं C9। C9 क्या है। तो C9 जो है एक क्रिस्पर कैस है, जो क्या किया जाता है जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफिकेशन, इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो 98 का जो है बी हो जाएगा, जो कि एक तरीके का ये मॉलिकुलर सीजर होता है, कैंची होता है, जो जीन एडिटिंग इसके लिए यूज़ होता है। तो 98 का जो है बी हो जाएगा। अब 99 पे हम लोग जाते हैं कि स्टीम सेल ट्रीटमेंट जो है किस चीज़ के लिए होता है। तो ये जो है सारा का सारा हो जाएगा कि ये क्लोनिंग के लिए भी होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ और इंजरी, या फिर जो भी कॉपीज़ कराना है, इस सब के लिए भी होता है। तो स्टीम सेल जो है
मेनली इसी के लिए होता है कि कॉपी करना है। तीनों ऑप्शन जो है इसके लिए सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही हैं। अब अगला सवाल है कि जो हाइड्रोपोनिक्स होता है उससे रिलेटेड, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक तरीके का ये सॉइल लेस ग्रोइंग प्लांट है जो कि सॉल्यूशन होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स का। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बस आप इसको रट लीजिए। अब पूछा जा रहा है कि साउथ बिहार में कैसा मिट्टी पाया जाता है, तो बहुत ही ईजी सवाल है कि साउथ बिहार में जो है करेल कावड़ जो मिट्टी है वो पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये करेल केवल सॉइल क्या है, तो ये ओल्ड जो एलुवियल सॉइल होता है उसी को जो है ये करेल कवेल सॉइल कहते हैं, और जो न्यू ओलिवियल सॉइल होता है उसको जो है रेड येलो सॉइल कहते हैं। जबकि जो माउंटेनस रीजन होता है वहाँ पे जो है आपका ताल सॉइल मिलता है, और जो लो लैंड होते हैं बिहार में वहाँ पे जो है रेड सॉइल मिलने को मिलता है। तो ये वैरायटी है आपको 3 रीजन में, जो माउंटेन वाला इलाका है ताल वाला हो गया, जो लो लैंड है वहाँ रेड सॉइल हो गया, और जो ओल्ड और न्यू एलेबल सॉइल जो है वो साउथ बिहार वाला इलाका इधर को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक साइड लेक है और दूसरे साइड डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। तो गोगाबुल झील कहाँ पे होगा? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो गोगाबुल झील जो है वो कटिहार के मनिहारी में आपको देखने को मिलता है। अब कांवर झील कहाँ पे होगा ये आपको पता होना चाहिए अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है। तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए। अब घोड़ा कटोरा लेक दे दिया है, तो ये जो है आपका राजगीर में होगा। तो दूसरा का 3 हो गया, दूसरा का 3 से कैसा बन जा रहा है? पहला का 4 दूसरा का 3, यानी कि अभी भी 50-50 ही हुआ है। तो दूसरा और चौथा में अब देखते हैं। ये सिपरी वाला जो हो गया सिपरी लेक, ये आपको सहरसा में देखने को मिलता है। तो बिहार में बहुत सारा लेक है जो कि अभी न्यूज़ में आ रहा है, बिहार टूरिज़्म की तरफ से भी उसको प्रमोट किया जा रहा है। पिपरा मान लेक हो गया जैसे मोतिहारी में, ईस्ट चंपारण में, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है कुशेश्वर लेक जो है दरभंगा में है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुपम लेक जो है कैमूर में है, ये पता होना चाहिए। अनुपम वाला भी आपको पता होना चाहिए कि कैमूर में है। जगतपुर में जो है जगतपुर लेक जो है भागलपुर में है, ये पता होना चाहिए। जगतपुर भागलपुर में है, ये पता होना चाहिए। मोती लेक जो है मोतिहारी में है, ये तो इजी हो गया। सहरिया लेक जो है बितिहा में जो है वहाँ पे है, और पिपरा जो है मोतिहारी में। तो मोतिहारी में 2-3 लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो बाकी पूछा गया है ये तो पता होना ही चाहिए। अब इसी तरीके से आगे पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, जो वाटरफॉल है उसमें कौन सा गलत मैच है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंझार जो है मंझार कुंड, ये आपका नालंदा से एसोसिएटेड नहीं है। मंझार कुंड कहाँ से रिलेटेड है? तो मंझार कुंड जो है सासाराम के रोहतस से रिलेटेड है। तो बिहार में ये बिहार टूरिज़्म की तरफ से बहुत ज़्यादा वाटरफॉल पे भी फोकस किया जा रहा है कि कोकालट फॉल जो है वो नवादा में है, दुर्गावती जो है वो कैमूर में है, कर्नासा जो है वो बक्सर में है, द्वंद खान जो है वो सासाराम में है, मंझार जो है सासाराम में। तो सासाराम कैमूर वाले इलाके में बहुत वाटरफॉल है। या झिरकुंड जो है वो भोजपुर में है, और तेल्हार जो है वो कैमूर में है। तो कैमूर और सासाराम अगर ऑप्शन में रहे तो आप इसी दोनों पे जाइएगा, ऐसा सजेशन है। तो ये सब जो है वाटरफॉल आपको पता होना चाहिए। अब अगला है कि एग्रो क्लाइमेट जोन जो है बिहार में मैक्सिमम नंबर किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा रीजन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन है बिहार का? तो ये जो है आपको नॉर्थ वेस्ट बिहार में जो है देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट बिहार इसका हो गया बी। अब आगे देखते हैं हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पेयर और डिस्ट्रिक्ट से करेक्ट है? करेक्ट ही नॉट करेक्ट है, सॉरी माय फॉल्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब मुंडा जमुई से होगा क्या? मुंडा जो है जमुई से नहीं, ना कि बल्कि कटिहार से रिलेटेड। आपको पता होगा कि 4.5% जो है पॉपुलेशन मुंडा का वो कटिहार में देखने को मिलता है। तो मुंडा जो है बीपीएससी पहले पूछ भी चुका है कि मुंडा जो है
कटिहार से रिलेटेड है, जबकि जो संथाल है वो बांका से बिल्कुल सही है, जो उरांग है वो सुपौल से है, जो खारवाड़ है वो भागलपुर से है। तो ये बिहार स्पेशल वाला चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 30 नंबर का ये सवाल आता है आपसे, तो इसलिए करंट अफेयर में ये पूछा गया है। अब अगला सवाल है कि जो गंगा रिवर है और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को पेयर करने को बोल रहा है। जैसे दरभंगा जो है मुंगेर डिवीज़न में आता है बिल्कुल, पूर्णिया भागलपुर रिलेटेड है, तिरहुत सारण है, लेकिन कोसी तो सीमांचल से रिलेटेड हो गया ना, तो कोसी मगध का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो ये जो है आपका डी जो है गलत है, इनकरेक्ट पूछा था। अब अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 का हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार में जो है किस कास्ट का है? तो आपको पता होगा कि ईबीसी का जो है सबसे ज़्यादा है, ओबीसी के अंदर ईबीसी आते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नंबर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द कोपन, बिहार के जो साउथ बिहार है, जो साउथ बिहार है, आपको साउथ बिहार पे बहुत फोकस करना है। इस पर बहुत सारा प्रोग्राम साउथ बिहार में हुआ है और अपने सीएम साहब भी उधर से है, तो फोकस उधर रहेगा ही रहेगा। तो साउथ बिहार को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। पूछा जा रहा है कि साउथ बिहार में कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो है AW वाला क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब नॉर्थ बिहार में कैसा देखने को मिलेगा? नॉर्थ बिहार में जो है आपको CWG ऐसा देखने को मिलता है, साउथ बिहार में AW वाला देखने को मिल गया। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पिछले बार यूपीएससी में भी कोपन क्लासिफिकेशन से सवाल पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा है कि सही स्टेटमेंट क्या है। तो कोसी जो प्रोजेक्ट है वो 1953 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है कि 1953 में कोसी प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था। अब कोसी प्रोजेक्ट जो है और गंडक प्रोजेक्ट जो है वो बिहार और नेपाल को ज्वाइन करने का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। जो भीमनगर बैरेज वाला, ये भी आप सुने होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। और 1954 से जो है ये इम्प्लीमेंटेड है। अब अगला सवाल है कि पेन्नौर, नागौर, बालासार और मेची जो है किसकी ट्रिब्यूटरी। अगर आपको मेची पता है कि, तो आप इसको ईजिली मार्क कर सकते हैं कि महानंदा की जो ट्रिब्यूटरी मेची है। बाकी सारा जो है आप याद कर लीजिए कि ये चारों जो नदी है ये महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है वो अनाउंस किया गया था 2024 के बजट में, 24-25 के बजट में। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? अब ये इंटर्नशिप प्रोवाइड तो करा रहा है, लेकिन किसको प्रोवाइड कराएगा इंटर्नशिप? तो यहाँ पे बात किया गया है कि इंटर्नशिप जो है 1 करोड़ यूथ को दिया जाएगा अगले 5 साल में, जो कि 500 कंपनी में आते हैं। जो टॉप 500 कंपनी है उसमें कहा गया है कि 1 करोड़ यूथ को जो है अगले 5 साल में इंटर्नशिप दो, ताकि उनको जो है स्टार्टअप जॉब के बारे में ज़्यादा पता चल सके, फिर वो बिजनेस माइंडेड हो सके। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनैलिटी राइट का? पर्सनैलिटी राइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आप रेगुलेट कर सके जो भी कॉमर्शियल यूज़ है ऑफ वन आइडेंटिटी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कि जो रेगुलेट करना है कॉमर्शियल काउज को, जो वन आइडेंटिटी रहेगा तो ईजी होगा पर्सनैलिटी राइट के लिए। अब अगला सवाल है कि फुल फॉर्म क्या होता है ध्रुव का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ध्रुव नीति? तो ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हाईवे फॉर यूनिफाइड एड्रेस एंड वर्चुअल एक्सेस। इसलिए इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। इसरो और PSLV से पूछा है कि सैटेलाइट जो है वो इसरो और PSLV C59 से कौन सा यूज़ हुआ था? अब जो कोरोना में जाने वाला था, जो आदित्य L1 वाला था, वही मिशन में PSLV C59 यूज़ हुआ था, जिसमें कि यूरोप का ESA का जो है ESA का प्रोवा 3 भी गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ये दोनों का कोलैबोरेशन में हुआ था, सही आंसर ए हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि UNPBC यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है कि सही क्या है? तो इसके बारे में जो है तीनों स्टेट में सही है। इंडिया जो है इसका 25-26 के लिए जो है इलेक्ट किया गया है मेंबर, इसको जो है 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी बात सही है। और फोकस करता है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये सब बात जो है इसका कोड एरिया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको बस पता होना चाहिए। आप इसका नोट्स बना लीजिए और 2-3 बार आप रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब अगला है कि डिजिटल भारत निधि इम्प्लीमेंट हुआ था कौन सा मिनिस्टर के द्वारा? डिजिटल भारत निधि कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये जो है डिजिटली बात हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि कौन सा कंट्री के साथ जो है
इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान के साथ इंडिया किया है। इसके अलावा जो यूपीआई है वो फ्रांस में जो है, यूरोप का एकमात्र कंट्री अभी फ्रांस है जहाँ पे यूपीआई जो है फंक्शन में है। इसके अलावा श्रीलंका जैसे कंट्री से है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ नहीं है, जो अपने नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे यूपीआई नहीं आया है। यूपीएससी में इस बार पूछ चुका है। बाकी जो फ्रांस के अलावा कोई भी यूरोपियन कंट्री के साथ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जर्मनी के साथ बात चल रही है और रिसेंटली प्रधानमंत्री जी साइप्रस गए थे, वहाँ पे भी बात करके आए हैं कि यूपीआई वहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन फंक्शन में जो है अभी तक फ्रांस में है, नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है 2024 का, वो जो है कौन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है, तो ये जो है यूनेस्को का जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है 2024 का, ये जो है यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो फोकस करता है सस्टेनेबल गोल 4 को अचीव करने में। अब अगला सवाल है 119 नंबर क्वेश्चन कि प्रायोरिटी जो है किसको दिया गया अंडर सहकार से समृद्धि कैंपेन में, इस पर किस को फोकस किया गया है, तो इसमें जो है सारा ही चीज़ को फोकस किया गया है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर को जो क्रेडिट सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इस पर फोकस किया जाएगा। जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको फोकस किया जाएगा, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है इसको फोकस किया जाएगा। ये सब पे जो है ये फोकस करने का काम कर रहा है, ये सब पे फोकस करा जा रहा है। ये जो इसका फ्रंट छोटा है तो इस वजह से मार्क करने में दिक्कत आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये गलत मार्क हो रहा है, लेकिन फ्रंट छोटा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला सवाल है कि विच इनिशिएटिव वॉज गिवन स्पेशल एम्फेसाइज ड्यूरिंग द वुमेन एम्पावरमेंट वीक। जो वुमेन एम्पावरमेंट वीक था उसमें कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकस किया गया था, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया है। और अभी बहुत ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जा रहा है, जीविका दीदी वाला हो गया या फिर मुद्रा लोन हो गया, या अलग से महिला लोग के लिए अभी इंटर्नशिप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप महिला बने, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चल रहा है कि 60% तक उनको सब्सिडी दिया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है 1 से 7 दिसंबर 2024 को जो है ये प्रोग्राम चला था, ताकि अवेयरनेस लाया जा सके जो महिला को एंटरप्रेन्योर बना रहा है उनके हेल्थ के बारे में। अब ऑन विच प्लेटफॉर्म इंडिया यूए स्टार्टअप जो है वो लॉन्च हुआ था। अब इसमें आपको अगर नहीं भी पता है, रायसीना डायलॉग तो कीजिएगा नहीं, यूरोप के साथ है, COP29 पे तो हुआ नहीं होगा, तो आपके पास गेटेक्स ग्लोबल या फिर डेवॉस बच जाता है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो GITX गेटेक्स ग्लोबल में जो है इंडिया यूएई स्टार्टअप जो है वो लॉन्च हुआ था। अगला सवाल है जो PM ई बस सेवा है वो फुल्ली फंडेड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है टायर 2 टायर 3 सिटी में, तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो पक्का सही है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है रोल रहेगा, क्योंकि टायर 2 टायर 3 सिटी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करे, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब एम्प्रीटेक्स 2024 जो है ये रिसेंटली न्यूज़ हुआ है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो है आपका इंटरनेशनल पोर्टल स्टैम्प एग्जीबिशन से रिलेटेड है। कि जो पोस्टल स्टैम्प एग्जीबिशन है, कि हम लोग का जो पुराना पोस्टल सर्विस चलता था उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव में ये शोकेस किया गया था कि इंडिया का रिच हेरिटेज कल्चर है, ताकि कंटेम्प्रेरी टाइम पे भी जो है उसको ज़िंदा रख सके एज अ पावरफुल मीडियम ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी। इसके लिए जो है इसको यूज़ किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो 123 का सी हो जाता है। अब अगला सवाल है कि विच बॉडी हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड ऑपरेट दजुगा कैंपेन। दजुगा कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने ये कैंपेन निकाला था ताकि जो भी दजुगा का फुल फॉर्म होता है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ताकि जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो सके, जो 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट था, और साथ ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनका ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर वाला जो राइट है उसको जो है
उसको छीना ना जा सके, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसी होंगे। अब नब्या स्कीम जो है फोकस करता है इम्पैरेटिंग स्किल टू गर्ल्स। अब बिल्कुल सही बात है, नब्या का यही काम है कि गर्ल्स को जो है उनको एम्पावर करना, उनको जो है आगे बढ़ाना, इसके लिए नब्या स्कीम लाया गया है। इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, रेदर देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा ये किया जाता है, ताकि जो महिला है, जो फीमेल गर्ल्स है, उनको जो है स्किल डेवलपमेंट कराया जा सके। इसके लिए ये स्कीम आया है। विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम किस चीज़ पे फोकस करता है? पहला वाला जो था वो टैक्स पे फोकस करता था या लैंड डिस्प्यूट पे करता था, लेकिन अभी वाला जो है 2.0 वो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है इस पे फोकस करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये 2.0 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के किस स्कीम के अंडर में? तो ये जो है दीनदयाल अंत्योदय स्कीम के अंडर जो है नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ सर्विस डज संबल कंपोनेंट कवर? जो संबल कंपोनेंट कवर है वो किस सर्विस के अंडर में आता है? तो ये जो है वुमेन हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर है, ताकि जो है जो वुमेन शक्ति है, मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है वुमेन को हेल्प करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 181, ये प्रोवाइड किया है, ताकि जो फास्ट ट्रैक किया जा सके उनका मदद को, ताकि उनका सिक्योरिटी, उनका असिस्टेंस, स्पीडी जस्टिस जो है वुमेन का हो सके। और जो भी फीमेल खुद को विक्टिम महसूस करती है उनका जो है एक जगह पे जो है निवारण किया जा सके, इसके लिए जो है संबल कंपोनेंट कवर एक सर्विस जो है चलाया जा रहा है, ताकि वुमेन हेल्पलाइन हो एक स्टॉप सोल्यूशन पे 181 पे डायल करने पे। ये चल रहा है। अब अगला सवाल है 129 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग बस वाइंड अप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 11 क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। अंडर विच स्कीम द मिलेट कैफ़े इस्टेब्लिश रिसेंटली? मिलेट कैफ़े जो है कौन से स्कीम के अंडर में लाया गया था? ये प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेड स्कीम के अंदर आया था 129 का, इसलिए सी हो जाएगा। ये बस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना रहा है? तो इंडिया का रैंक जो है 39 रहा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आपको बस ये पता होना चाहिए। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, जो UNCCD COP16 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है आपका रियाद में हुआ था UNCCD का। अब कायरो इजिप्ट में किसका हुआ था? तो कायरो इजिप्ट में जो है UNCBD का हुआ था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला। तो उसका जो है कायरो में हुआ था, ठीक है। और अब जो COP29 है UNFCCC का, वो कहाँ पे हो रहा है? तो आपको ये बस पता होना चाहिए UNFCCC इसका 29th मीटिंग चल रहा है, जो कि हर साल होता है। बाकी UNCBD और CCD कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, इस दोनों का जो है 16वां मीटिंग चल रहा है। ये दोनों जो है हर 2 साल में आते हैं, और जो UNFCCC है ये हर साल होता है, इसलिए इसका 29th मीटिंग चल रहा है। बाकी दोनों का 16 मीटिंग चल रहा है। तो UNCCD का 16 मीटिंग जो है रियाद सऊदी अरेबिया में चला, जबकि CBD का जो है 16 मीटिंग कायरो इजिप्ट में हुआ था, और ये आपको पता होना चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या सही है? तो क्लीन प्लांट जो है तीनों का तीनों जो है इसलिए सही है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। एम क्या है? प्रोवाइड करे डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर फार्मर, की डिजीज़ फ्री जो भी प्लांटिंग मटेरियल है फार्मर को दिया जा सके, और फंडेड होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है इसको फंड मिलेगा। तो तीनों जो स्टेटमेंट इसका सही है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम फार्मर्स को जो है अच्छा सर्विस देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा विद द असिस्टेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक
ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वर्ल्ड एड्स डे का जो है थीम क्या था, 2024 का जो एड्स डे है उसका थीम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो थीम था वो था टेक द राइट पार्ट, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आप बताइए कि जो एड्स डे है, वर्ल्ड एड्स डे, ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ये इसका थीम था। अब हम लोग लास्ट पेज में आ चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि इन विच सिटी ऑफ बिहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट किए थे जो फाउंडेशन स्टोन है 5,700 करोड़ रुपए का, जो एक थीम है वो कहाँ पे किया गया था। 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का परियोजना का जो शिलान्यास है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ पे किए थे। तो ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था सिवान में, मोदी जी इसको इनोग्रेट किए थे और अभी सिवान को जो है डेवलप करने पे पूरा काम चल रहा है। अब अगला है कि कौन से स्कीम के तहत बिहार गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है करियर काउंसलिंग कैंप यूथ, जो भी यूथ है, ताकि उनको पंचायत लेवल पे लाया जा सके दिसंबर 2024 में। तो स्किल यूथ प्रोग्राम के तहत जो है किया जा रहा है। अब अगला है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो शेड्यूल कास्ट इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्कीम लॉन्च की है बिहार में। इसके लिए कितना असिस्टेंस दिया जाएगा जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको। तो इसके लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को 10 लाख रुपए तक का असिस्टेंस जो है दिया जाएगा, जिसमें कि है 5 लाख लोन होगा और 5 लाख जो है असिस्टेंट होगा। तो 10 लाख का टोटल जो है ये उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जा सके, उसके लिए जो है ये इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम चल रहा है। अब अगला है कि वेयर वाज इंटरनेशनल राइस फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज हुआ था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है तो कहाँ पे होगा, ऑप्शन ही आपको इतना इजी दे दिया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर ए। दिसंबर 2024 में बिहार गवर्नमेंट अनाउंस किए थे न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, जिससे कि हर खेत तक पानी स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो कौन से रिवर पे इसको किया जा रहा था, तो इसको जो है कोसी रिवर पे किया जा रहा था, क्योंकि कोसी से जो बाढ़ आता है तो इसलिए ये नया स्कीम लाया गया ताकि एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत जो है अब पानी को बाढ़ में वेस्ट ना होके खेत तक जो है पानी मिल सके और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। अब कौन सा टेक्नोलॉजी था जो इम्प्लीमेंट किया गया 2024 में अंडर बिहार स्टेट अर्बन हेल्थ मिशन, कौन सा टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पे जो है बिहार ई सेवास्ती जो है ये वाला टेक्नोलॉजी जो है यूज़ किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद मैथ का सवाल आ जाएगा, तो हम लोग बस वाइंड अप कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड सेफ्टी वीक रन इन बिहार दिसंबर 2024। चाइल्ड सेफ्टी वीक जो है बिहार में किस स्कीम के तहत जो है मनाया गया था, तो ये जो था ऑपरेशन मुस्कान के तहत मनाया गया था, ताकि जो है चाइल्ड सेफ्टी पे फोकस करा जा सके और जो भी मिसिंग चाइल्ड है या जिनका भी ढूंढा नहीं जा सका है उनका रिहेबिलिटेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो है चाइल्ड लेबर का, ये सब के लिए, चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड लेबर, ये सब पे काम करने के लिए ये स्कीम लाया गया था, ऑपरेशन मुस्कान। डी आंसर इसका हो जाएगा। बाकी जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो ये टोटल जो है बायोलॉजी का जितना भी और करंट अफेयर बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितना भी आपका सेक्शनल टेस्ट 7 में जो आपसे सवाल पूछे गए थे ये उसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाकी आपको इसका पीडीएफ पढ़ना है और जो एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ पढ़ना है तो इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।